हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान, उसमें एक वीडियो हो गया था। आज इसको पूरा कवर कर देंगे। जिन बच्चों का कल एग्ज़ाम है वो इसको देख सकते हैं। इसको देखने से आपका फिजिक्स का पूरा रिवीजन हो जाएगा। चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करिए। पढ़ेंगे तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये क्या होती हैं? ये तरंगे विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के कंपन से उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे बिना किसी माध्यम की सहायता से भी गमन कर सकती है, मतलब इनको चलने के लिए, गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं और इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। आप लोग जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती हैं, तो याद रखिएगा ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा मैक्सवेल के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है और अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है। फिर से देख लीजिए, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे ध्वनि तरंगे। ये क्या है? ध्वनि यांत्रिक तरंगों का एक प्रकार है। यही क्वेश्चन पूछा भी गया था कि ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, तो याद रखिएगा ये अनुदैर्ध्य प्रकृति की यांत्रिक तरंगे होती हैं, जिसका अनुभव हम अपने कानों द्वारा कर सकते हैं। ध्वनि तरंगे माध्यम की सहायता से विचलन करती हैं और ये निर्वात में नहीं जाती हैं। ठीक है, सबसे तेज चाल ध्वनि तरंगों की किस में होती है? ठोस में होती है, याद रखिएगा। वायु में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं, अभी मैंने बताया, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगें पूछी ही जाती हैं। ध्वनि तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? ये 3 प्रकार की होती हैं, अपश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। अगर बात करेंगे अपश्रव्य तरंगे, ये क्या होती हैं? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तरंग कहते हैं। अपश्रव्य तरंगों को मनुष्य के कान से नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अपश्रव्य तरंग क्या मनुष्य के कान से सुनी जा सकती हैं कि नहीं? तो आंसर होगा नहीं सुनी जा सकती, क्योंकि इनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। श्रव्य तरंगे 20 से 20,000 हर्ट्ज की बीच में होती हैं। ये आवृत्ति है, याद रखिएगा। आवृत्ति को किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। इन तरंगों को, मात्र श्रव्य तरंगों को ही मनुष्य के कान सुन सकते हैं। ठीक है, इन तरंगों को क्या कहेंगे? 20 से 20,000 हर्ट्ज की श्रव्य तरंगे, और इनको मनुष्य के कान सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो आवृत्ति वाली तरंगे होती हैं वो पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते, जबकि इन तरंगों को चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली आदि के द्वारा आसानी से सुना जा सकता है। और ये बात भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, अभी मैंने बताया, जबकि द्रव में उससे कम और गैसों में सबसे कम होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है किस माध्यम में इनकी चाल कितनी होती है, तो याद रखिएगा, अगर ध्वनि तरंगों की बात करेंगे तो ये वायु, अगर माध्यम वायु है तो वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड होती है। ऑक्सीजन में 316, समुद्री जल में 1531, आसुत जल में 1498 और एल्यूमिनियम में देखिए कितनी ज़्यादा है, 6420 मीटर पर सेकंड है। निकेल की बात करेंगे तो ये 6040 है। स्टील 5960, लोहा 5950, पीतल में 4700 और कांच यानी फ्लंट में 3980। याद क्या रखना है आपको? ये सारी याद नहीं रखना है कि कितनी चाल है कितनी नहीं। वायु की याद रखिए और एल्यूमिनियम की। लेकिन इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? 4 ऑप्शन में दे देगा और पूछ लेगा इनकी में सबसे ज़्यादा चाल किसकी, इनकी चाल सबसे अधिक किस में होती है, सबसे कम किस में होती है। ठीक है, तो ये उदाहरण याद रखिएगा। आगे बात करेंगे ऊष्मा की। तापमापन के 4 प्रमुख पैमाने प्रयुक्त किए जाते हैं। एक होता है सेल्सियस पैमाना, एक है फ़ारेनहाइट और केल्विन और र्यूमर। ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया था। इन चारों में से क्वेश्चन ऐसे बना था, इसमें से कौन सा पैमाना ऋणात्मक है, कौन सा धनात्मक है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, सेल्सियस और केल्विन में संबंध देखिए, ये सूत्र याद रखिएगा, इससे यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है। सेल्सियस अगर आपको निकालना है तो केल्विन माइनस कितना होगा? 273। अगर आपको केल्विन निकालना है तो इधर देखिए, ये मतलब सेल्सियस प्लस 273 करेंगे तो आपको केल्विन में इसका मान पता लग जाएगा। गलनांक की बात करेंगे, यानी मेल्टिंग पॉइंट। ठोसों के गलने की जो क्रिया होती है, जिस निश्चित ताप पर प्रारंभ होती है उस निश्चित ताप को क्या कहते हैं? ठोस का गलनांक कहते हैं। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट
द्रव या तरल पदार्थ जिस ताप पर उबलने लगते हैं उसको क्या कहते हैं? उस निश्चित ताप को क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, इसीलिए पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। संघनन क्या होता है? संघनन की क्रिया में पदार्थ वाष्प अवस्था में द्रव अवस्था में एक मिनट देखिए, ये देखिए, संघनन की जो क्रिया है इसमें जो पदार्थ है वो वाष्प से कैसे बदलता है? द्रव अवस्था में बदल जाता है, तथा जिस निश्चित ताप पर यह क्रिया होती है उस निश्चित ताप को क्या कहते हैं? संघनन बिंदु कहते हैं। ऊर्ध्वपातन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, हो सकता है कल ही एग्जाम में पूछ ले। गर्म करने पर ठोस पदार्थों का सीधे वाष्प में और ठंडा करने पर वाष्प का सीधे ठोस में परिवर्तन। मतलब अगर ये क्या है? ठोस है, गर्म किया आपने किसी पदार्थ को, तो ये ठोस से सीधे वाष्प में जाएगा, द्रव अवस्था में नहीं बदला जाएगा। अगर आप इसको ठंडा करेंगे तो ये सीधे वाष्प से ठोस में चला जाएगा, ये द्रव में इसका परिवर्तन नहीं होगा। इसके सीधे परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उसका उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें ऊर्ध्वपातन का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो आपको ये इनका याद रखना है। अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर और नेफ्थलीन, ये सारे ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। प्रकाश की बात कर ली जाए तो प्रकाश तरंग वह ऊर्जा होती है जिसके प्रभाव से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में एक सीधी रेखा में गमन करता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, तो याद रखिएगा सीधी रेखा में इसका गमन होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए प्रकाश के फोटोन सिद्धांत की व्याख्या प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दी गई थी। प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम होती कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड भी याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे देगा, आप जल्दी से देखेंगे, ये मान देकर टिक किया, हाथ में आएगा 1/3। लेकिन ऐसा नहीं करना है, इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर ये ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ने हैं। जबकि अन्य पारदर्शी एवं सघन माध्यम जैसे कि जल और कांच में सबसे कम होती है प्रकाश की चाल। प्रकाश के बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश के विभिन्न रंगों में सबसे कम होती है। जितने दृश्य प्रकाश होते हैं उसमें बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कैसी होती है? प्रकाश के ये सबसे कम होती है। अतः रेले नियम के कारण बैंगनी प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, तो बैंगनी याद रखिएगा। लाल और बैंगनी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, एकदम रट लीजिएगा इसको। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बैंगनी और लाल ही पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। एक का याद कर लीजिए, दूसरा खुद याद हो जाएगा, ठीक। बैंगनी रंग का सबसे अधिक प्रकीर्णन और लाल रंग का सबसे कम प्रकीर्णन। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण यदि उत्तल भाग पर पॉलिश करके बनाया जाता है तो इसका अवतल भाग धंसा हुआ परावर्तक बन जाता है और ऐसा दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। जो डॉक्टर होते हैं या नाक, कान और गले के डॉक्टर के द्वारा अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये बहुत पास स्थित वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देता है। आगे बात करेंगे अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की जो स्थिति है उसको देख लीजिएगा। वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु की स्थिति देखिए, वक्रता केंद्र पर इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? वक्रता केंद्र पर, और प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा और वास्तविक, और प्रतिबिंब का आकार समान आकार का। ये तो इतना नहीं पूछता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है अवतल दर्पण पर बने हुए प्रतिबिंब की आकृति कैसी होगी, तो ये उल्टा और वास्तविक होता है, ठीक है। इधर देखना है उत्तल दर्पण। यदि गोलीय दर्पण में अवतल भाग पर पॉलिश कर दी जाए तो जो उत्तल भाग प्रकाश का परावर्तन करता है वही उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिक होने के कारण इसके द्वारा प्रतिबिंब सीधा बनने के कारण इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं, जैसे कि वाहनों में या ट्रक ड्राइवर, गाड़ियों में। आप लोग इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इंद्रधनुष अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के वायुमंडल में उपस्थित जल की विभिन्न बूंदों द्वारा विभिन्न रंगों के विभक्त वर्ण विक्षेपण होने से बनता है। यही क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, तो रंगों के विमुक्त होने से या वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, यही क्वेश्चन दे देगा। 4 ऑप्शन में रहेगा, पूछ लेगा प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है, तो प्राथमिक रंग याद रखना है लाल, हरा और नीला होते हैं, ठीक है। ऐसे 3 रंग जिन्हें मिलाने पर सफ़ेद रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है, प्राथमिक रंग कहलाते हैं, लाल, हरा और नीला।
ये आगे चलते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये देख लीजिएगा दृष्टि दोष कैसे होते हैं। दृष्टि दोष के प्रकार होते हैं निकट दृष्टि और एक होता है दूर दृष्टि। तो निकट दृष्टि दोष में क्वेश्चन बनता है यहाँ से, निकट की वस्तुएं तो आप लोग सही से, ये कोई भी होगा वो स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं देख पाते। उल्टा होता है, निकट है तो निकट की वस्तु तो देखेगा, लेकिन दूर की वस्तु उसको नहीं दिखती है, और इसके निदान के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? लेंस का, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन बनता है, फिर से देख लीजिएगा, निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? निकट की वस्तु तो देखेगा इंसान, लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं देखेगी, और अवतल लेंस का प्रयोग होगा। दूर दृष्टि दोष में स्पष्ट नहीं देख सकता है, कहाँ की? निकट की वस्तु है, जबकि दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु वो स्पष्ट देख सकता है और उत्तल लेंस का प्रयोग करेगा। ठीक है, याद कैसे रखना है अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस याद करेंगे। कैसे? देखिए 1 2 3, इसमें 3 अक्षर हैं, मतलब ज़्यादा अक्षर हैं, तो अवतल लेंस में भी ज़्यादा अक्षर हैं, इससे याद हो जाएगा। और दूर दृष्टि इसमें 2 अक्षर हैं, मतलब ये छोटा है, तो उत्तल लेंस भी आपको देखने में छोटा लग रहा है, ऐसे याद रख लीजिएगा। या फिर दूर, जोर से बोलिएगा, इसको खींच के थोड़ा दूर, उर, ऊ की आवाज़ आ रही है, जहाँ पर ऊ की आवाज़ आएगी तो वो उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है। अबिंदुकता, ये रोग कार्निया के पूरी तरीके से गोल ना होने के कारण होता है। क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि अबिंदुकता किस अंग का रोग है, तो ये याद रखना है, आंखों का रोग है। ठीक, इस रोग में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। अबिंदुकता के कारण अबिंदुकता का निवारण बेलनाकार लेंस की सहायता से किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीसीएस में किसी पूछा है, अबिंदुकता का निवारण किस लेंस की सहायता से करते हैं? तो हम लोग तो ज़्यादातर 2 ही लेंस पढ़ के जाते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, लेकिन इसको याद रखिएगा, ये बेलनाकार लेंस होता है। रेडियो एक्टिव समस्थानी क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव समस्थानी बनाने के लिए पदार्थों को नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों द्वारा किरणित किया जाता है। रेडियो एक्टिव समस्थानिकों के उपयोग देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो ये क्या है? ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जो उच्च ऊर्जा की गामा किरणें उत्सर्जित करता है, और इन किरणों का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। यही क्वेश्चन देता है, 4 विकल्प मिलेंगे आपको। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस में करते हैं? कैंसर के इलाज में किया जाता है। आयोडीन 131 क्या है? ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछे हुए हैं। एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, उसका प्रयोग थायराइड ग्रंथि के कैंसर के उपचार हेतु प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, कोबाल्ट 60 कैंसर के प्रयोग के लिए, आयोडीन 131 ये थायराइड ग्रंथि के कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। भारी नाभिक का 2 या अधिक खंडों में विभक्त होकर टूटना। देखिए विखंडन मतलब दोनों का टूट जाना, ये क्या है? नाभिकीय विखंडन है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है, और इसमें अनियंत्रित विखंडन होता है। याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनका कल एग्जाम है आज इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, हो सकता है आपको 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले। नाभिकीय विखंडन पूछा जाता है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन, वो भी कौन सा? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। क्वेश्चन में नाभिकीय संलयन भी रहेगा और नाभिकीय विखंडन भी रहेगा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें लिखा हुआ था नाभिकीय परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो था नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, नियंत्रित नाभिकीय संलयन या अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। तो क्वेश्चन आपका आंसर रहेगा अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम। नाभिकीय संलयन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सूर्य की जो ऊर्जा मिलती है उसी का स्रोत होता है। जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक एक होकर यानी संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं तो यह और ऊर्जा मुक्त करते हैं, तो ये नाभिकीय संलयन। विखंडन मतलब अलग होना, टूटना, और संलयन मतलब जुड़ना। सूर्य की प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन ही होता है। हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, कल को जाएंगे एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। परमाणु बम ये अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, और नाभिकीय संलयन में सूर्य की ऊष्मा किससे प्राप्त होती है? नाभिकीय संलयन से। सा से सूर्य, सा से संलयन, ये तो याद हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन बम और परमाणु बम में कन्फ्यूज़न होगा, तो हाइड्रोजन बम याद रखिएगा नाभिकीय संलयन पर आधारित है, और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। विश्व के विभिन्न देशों के कुछ भौतिकविदों के योगदान है। क्वेश्चन पूछा जाता है। R.A. मिल्कॉन, इन्होंने अपना क्या खोज की थी? इलेक्ट्रॉन आवेश की माप का ये आविष्कारक हैं। कौन? R.A. मिल्कॉन। रदरफोर्ड को जानते हैं, परमाणु का नाभिकीय निदर्श। नील्स बोर हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम निदर्श इन्होंने दिया था। किसने? नील्स बोर ने। चंद्रशेखर वेंकट रमन अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन
लुइस विक्टर डी ब्रोगली, द्रव्य की तरंग प्रकृति। मेघनाथ साहा, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऊष्मीय आयनन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। सत्येंद्र नाथ बोस, इंपॉर्टेंट है, क्वांटम यांत्रिकी। जो मैं बता रही हूँ ये तो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इनको एक बार ज़रूर याद रख लीजिएगा। वो वोल्फगैंग पाउली, अपवर्जन का नियम दिया है। एनरिको फर्मी, क्वेश्चन पूछा गया है, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत एनरिको फर्मी ने दिया है। होमी जहांगीर भाभा, इंपॉर्टेंट है, कॉस्मिक विकिरण का सोपानिक क्रम इन्होंने दिया है। और चंद्रशेखर सीमा, तारों की संरचना और विकास का सिद्धांत जो दिया है एस चंद्रशेखर ने दिया है। ट्रांजिस्टर, खूब पूछा जाने वाला सवाल, अति चालकता का सिद्धांत जॉन बार्नडीन ने दिया है। जड़त्व का नियम कल बताया था गैलीलियो गैलीली। प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्रिश्चियन हाइगेंस और आइजैक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गति के नियम और परावर्तित दूरदर्शक के नियम किसने दिए हैं? आइजैक न्यूटन। पूरा नाम याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन फंसाने के लिए चार्ल्स न्यूटन भी दे दिया था, तो आइजैक न्यूटन इसका आंसर होगा। माइकल फेराडे, पता ही है, विद्युत और चुंबकीय प्रेरण का नियम। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में इन्होंने बताया है। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, विद्युत चुंबकीय तरंगे। जगदीश चंद्र बोस, क्वेश्चन पूछा हुआ है, अति लघु रेडियो तरंगे, बेतार संदेश और कैस्कोग्राफ। यही क्वेश्चन पूछा गया था, कैस्कोग्राफ का सिद्धांत किसने दिया था? तो जगदीश चंद्र बोस ने दिया था। मैडम क्यूरी की बात कर ली जाए तो रेडियम, जहाँ पर रेडियम याद आएगा तो क्यूरी के साथ चले जाइएगा। रेडियम पोलोनियम की खोज और प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता का सिद्धांत इन्होंने दिया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रकाश वैद्युत का नियम और सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। जबकि विक्टर फ्रांसिस हेंस की बात करेंगे तो कॉस्मिक किरणें इन्होंने सिद्धांत दिया है। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है। ध्वनि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाएगा? एक्वेस्टिक। मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। खगोलीय पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी। नींद का वैज्ञानिक अध्ययन हिप्नोलॉजी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? तो मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। आकाशीय पिंडों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन एस्ट्रोफिजिक्स। घास का अध्ययन एग्रोएस्ट्रोलॉजी। हड्डियों के जोड़ का अध्ययन है, इंपॉर्टेंट है, 36 बार कम से कम पूछा गया होगा ये। ऑर्थोलॉजी, ऑर्थो की बात होगी तो हड्डियों से संबंधित बात हो रही है। बायोमेट्री, गणित विधियों का जीव विज्ञान में अनुप्रयोग, ये तो आप लोग जानते ही हैं। कार्डियोलॉजी, कार्डियो की बात होगी, कार्डियो तो ये हृदय की बात हो रही है, ठीक है। सिरामिक्स, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, इससे संबंधित विज्ञान। कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का विकास और सिद्धांत, ब्रह्मांड की बात होगी तो कॉस्मोलॉजी। ये कार्डियोलॉजी याद रखिएगा। ईईजी, ईसीजी बहुत पूछा जाता है। ईसीजी हृदय से संबंधित है और ईईजी मस्तिष्क से संबंधित है। क्रोमेटोलॉजी, विभिन्न रंगों का अध्ययन है। क्रायोजेनिक्स, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्रायोजेनिक्स, अति निम्न ताप के विभिन्न अनुप्रयोगों का अध्ययन। साइटोलॉजी, जैव कोशिकाओं की संरचना और कार्य प्रणाली का अध्ययन है। क्रिप्टोग्राफी, संचार सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र का अध्ययन। डेमोग्राफी, मनुष्य की जननांग की स्थिति का अध्ययन। एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विकास का अध्ययन है। इकोलॉजी, इंपॉर्टेंट है, जानते ही होंगे, पौधे और जंतुओं के वातावरण के साथ अंतः संबंधों को। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें यह भी था पौधे जंतुओं के वातावरण का अध्ययन या पौधे जंतु के वातावरण के साथ अंतः संबंधों का अध्ययन। तो क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा अंतः संबंधों का अध्ययन। यूजेनिक्स, वांछित आनुवांशिक गुणों की अभिवृद्धि हेतु नियंत्रित जनन के द्वारा जनसंख्या में सुधार का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी, क्वेश्चन पूछा गया है, कीटों की बात होगी तो एंटोमोलॉजी के साथ जाना है। जेनेटिक्स जानते ही हैं, वंशानुगत गुणों का अध्ययन है। जीनियोलॉजी, वंशावली और वंश परंपरा का अध्ययन है। हेमेटोलॉजी, इंपॉर्टेंट है, रक्त और उससे संबंधित जो रोग हैं उनका अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। हिपेटोलॉजी, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, रक्त वाला याद रखना है। हिस्टोलॉजी, ऊतक की रचना का अध्ययन है। हर्पेटोलॉजी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। हर्पेटोलॉजी, सरीसृप और उभयचरों की जो बात होगी तो हर्पेटोलॉजी, ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है। हाइड्रोपोनिक्स भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिना मिट्टी के जल में जो पौधे उगाए जाते हैं उसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हाइड्रोपैथी, जल के प्रयोग से रोगों के उपचार का अध्ययन। हाइड्रोथेरेपी, जानते ही हैं, जल से रोगों के उपचार की तकनीक है। होलोग्राफी, लेजर के माध्यम से त्रिआयामी फोटोग्राफी की कला है। लेपिडोप्टेरोलॉजी, तितलियों कीटों का अध्ययन है। मीटियोरोलॉजी है, वायुमंडलीय प्रक्रियाओं का, मौसम का अध्ययन है। मॉर्फोलॉजी, प्राणी एवं पौधों की आकृति और बनावट का अध्ययन। माइकोलॉजी, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, माइकोलॉजी तो फंगी यानी कवक का अध्ययन है।
न्यूमिस्मेटिक्स क्वेश्चन पूछा गया है, सिक्कों का अध्ययन है। न्यूमेरोलॉजी पता ही है, अंक ज्योतिष विज्ञान। निमेटोलॉजी है, गोल कृमि का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गुर्दे या वृक्क की बात होगी तो ये नेफ्रोलॉजी के साथ जाना है। न्यूरोलॉजी तंत्रिका, ये स्नायु तंत्र है। मस्तिष्क से संबंधित जो रोगों का अध्ययन है वो न्यूरोलॉजी है। ओडोंटोलॉजी दांतों की संरचना रोगों का अध्ययन है। पैथोलॉजी रोगों के कारणों प्रभावों का अध्ययन। साइकिएट्री ये मानसिक रोगों उसके निदान का अध्ययन है। पीडियाट्रिक्स बच्चों तथा उनसे संबंधित बीमारी है। न्यूमेटिक वायु और गैसों का अध्ययन है। एक बार इसको देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ, उसको तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पेडोलॉजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मिट्टी का अध्ययन हो गया। पोमोलॉजी भी क्वेश्चन पूछा गया है, फल और उसके उत्पादन के अध्ययन की बात करेंगे तो पोमोलॉजी है। फिलोलॉजी भाषा विज्ञान का अध्ययन है। पेट्रोलॉजी चट्टान की उत्पत्ति का अध्ययन क्वेश्चन पूछा गया है। पोसोलॉजी औषधि की मात्रा के प्रयोग का अध्ययन। फोनेटिक्स स्वर की ध्वनि तथा उनके जो उच्चारण है उनका अध्ययन फोनेटिक्स कहलाता है। प्लाज्मोलॉजी जीव जंतुओं की सूक्ष्मतम संरचना जैसे कोशिका आदि का सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन। सेरोलॉजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ब्लड सीरम और अन्य शारीरिक द्रव्यों का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है वो सेरोलॉजी कहलाता है। सीरम से याद रखिएगा, ब्लड सीरम क्वेश्चन पूछा है ये। सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन है। टेक्सोनोमी क्वेश्चन पूछा गया है, जीवों के वर्गीकरण, जीवों का अध्ययन नहीं, उनके वर्गीकरण का अध्ययन टेक्सोनोमी कहलाता है। गायनेकोलॉजी स्त्री रोगों का अध्ययन है। जियोलॉजी तो आप लोग जानते ही हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और इसकी अवस्थाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, ये जियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। जिनका भी एग्ज़ाम है कल, ऑल द बेस्ट। इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। आप 2 वीडियो में मैंने कवर कर दिया है, इसको देख लीजिएगा, आपको मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार तो देख लीजिएगा। कल को भी ऐसे जाते जाते रास्ते में जा रहे हैं तब भी आप लोग देखिएगा, ज़रूर आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। ऑल द बेस्ट, अच्छे से मेहनत करिए, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए फटाफट। लोग कहते हैं कि लास्ट टाइम में कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं तो पढ़ती हूँ थी हो जाता था, मेरा समझ में आ जाता था कि हाँ लास्ट टाइम जो पढ़ा वही क्वेश्चन मिल जाता था। ठीक है, और कल को अपना ज़रूर बताइएगा कि हम लोगों ने 2-3 जो भी क्लासें की हैं इसमें आप लोगों को कितने लाभ मिलता है। इसी के साथ ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय।